7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव के पास में हिमस्खलन की जो घटना सामने आई उसने तबाही का एक अलग ही मंजर पेश कर दिया। कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता हैं और कई लोगों को बचाने की अभी भी मशक्कत की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी क्या वजह है कि तमाम देशवासी, उत्तराखंड के वासी और अलग अलग राज्यों के तमाम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो अभी की त्रासदी है वो 7 साल पुरानी केदारनाथ आपदा जैसी ना हो। हालांकि आपको बता देते हैं कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी 7 साल पहले, उसके जैसी इस वक्त चमोली जिले के रैणी गांव की त्रासदी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 7 साल पहले उत्तराखंड ने जो देखा वो दोबारा कोई भी देशवासी नहीं देखना चाहेगा। लेकिन केदारनाथ की आपदा में ऐसा क्या कुछ हुआ था, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दे देती हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि 7 साल पहले यानी कि 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी तो उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ था। तो पहले ये आंकड़े सुन लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से केदारनाथ आपदा और उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को जो त्रासदी हुई, जो आपदा आई, वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। केदारनाथ आपदा के बारे में कुछ आंकड़े जानने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 5000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं और उनके सगे संबंधी उन्हें आज भी ढूंढ रहे हैं। 1,10,000 से ज्यादा लोगों को आर्मी ने रेस्क्यू किया था। 11,000 से ज्यादा मवेशी इस आपदा में मारे गए थे। 9 नेशनल हाईवे पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए और 2,000 से ज्यादा सड़कें टूट गई। 4,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जिनका आपस में संपर्क टूट गया और इनके आसपास में जितने भी पुल थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। 100 से ज्यादा बड़े और छोटे होटल्स खत्म हो गए। 2000 से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए। इन आंकड़ों से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि यह त्रासदी कितनी बड़ी रही होगी। लेकिन अब आपको यह बता देते हैं कि यह त्रासदी आखिर शुरू कहां से हुई। दरअसल कहा जाता है कि 13 जून से लेकर 17 जून 2013 के बीच असामान्य रूप से बारिश हो रही थी केदारनाथ और कहें तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में। लेकिन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना के बारे में पहले सूचित नहीं किया और इसकी वजह से ये हुआ कि केदारनाथ में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते रहे और केदारनाथ के दर्शन करते रहे। आपको ये बताते चले कि केदारनाथ का जो आसपास का इलाका है वहाँ पर 1/4 ग्लेशियर है, यानी कि ग्लेशियर वहाँ पर ज़्यादा हैं और इन्हीं ग्लेशियर में लगातार बारिश होती रही और ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघलते रहे और इस वजह से चौड़ा बाड़ी जो ग्लेशियर है वहां पर एक चौड़ा बाड़ी लेक भी बन गई जो कि एक नेचुरल लेक है। लेकिन जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई, उस मूसलाधार बारिश की वजह से इस चौड़ा बाड़ी जो लेक थी उसके किनारे टूट गए और इस किनारे टूटने की वजह से ये पूरी की पूरी त्रासदी आई, जिसने केदारनाथ ही नहीं बल्कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर हरिद्वार हो या फिर ऋषिकेश हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके, वहां पर भी बाढ़ जैसी स्थिति को पैदा कर लिया। अब आप ये सोच सकते हैं कि जिस त्रासदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हाहाकार मचा दिया, उसने केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों का किस तरीके से हाल कर दिया रहा होगा। उत्तराखंड में पर्वत की गोद में है केदारनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री यानी कि गंगा का उद्गम जहां से हुआ, यमुना का उद्गम जहां से हुआ, इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने के लिए तमाम देश से अलग अलग लोग यहां पर दर्शन करने आते हैं। 2013 में भी लोग दर्शन करने के लिए आए, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि 13 से 17 जून के बीच में ऐसा कुछ हो जाएगा जिसने कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ धाम में जब ये त्रासदी आई, जब ये बाढ़ आई, तो ये रात के वक्त आई, यानी कि ज्यादातर लोग उस वक्त सो रहे थे। केदारनाथ में जो आपदा आई उसमें सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों का तो हुआ ही, इसके अलावा बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और यमुनोत्री, गंगोत्री में भी भारी नुकसान देखा गया। आपको ये भी बताते चलें कि 7 फरवरी 2021 को जो हिमस्खलन हुआ उससे ज्यादा लोग मर सकते थे, ज्यादा लोगों की जानें जा सकती थी और ज्यादा तबाही हो सकती थी अगर ये हिमस्खलन मॉनसून के मौसम में होता, जब मूसलाधार बारिश होती है। आपको ये बताते चले कि ये सर्दियों का मौसम था। इस वक्त नदियां जो हैं वो उफान पर नहीं होती हैं, नदियों का स्तर बहुत कम लेवल पर होता है और यही वजह है कि इस वक्त जो त्रासदी में नुकसान हुआ वो बेहद कम हुआ। नहीं तो 2013 में जो केदारनाथ की आपदा थी, हालात कुछ वैसे भी हो सकते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस त्रासदी को खत्म करने के लिए, इन त्रासदियों को रोकने के लिए क्या कुछ किया गया। 2013 से 2021
2021 में हम आ चुके हैं, 2 सरकारें हमने बदलती हुई देखी, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में इन त्रासदियों से बचने के लिए जो कुछ किया जा सकता था वो कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा पर्यावरणविद ये भी मानते हैं कि लगातार उत्तराखंड में इन क्षेत्रों में जो बांध बन रहे हैं वो इन क्षेत्रों को ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। पर्यावरण यहां तक भी कहते हैं कि अगर उत्तराखंड में बांध बनाने के बारे में एक बार फिर से नहीं सोचा गया तो आने वाला समय ज्यादा विध्वंसकारी भी हो सकता है। उनका यह भी कहना है कि ग्लेशियरों के मुहाने पर बांध का निर्माण करना पर्यावरण और प्राकृतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। पर्यावरण ये भी मानते हैं कि तपोवन क्षेत्र में जो 7 फरवरी को हिमस्खलन हुआ ये उसका ही दुष्परिणाम है। हिमालय क्षेत्रों में जिस तरीके से बांध बनाने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से ग्लेशियर्स की जड़ें हिल गई हैं। विशेषज्ञ कई बार कह चुके हैं कि उत्तराखंड में बड़े बांधों का निर्माण पर्यावरण के लिए घातक है। हिमालय क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने के कारण प्राकृतिक आपदाएं की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहली बार सर्दियों के मौसम में ग्लेशियर टूटने की ये घटना सामने आई है। साथ ही विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि 20 सालों में ये तय नहीं हो पाया है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए क्या मॉडल होना चाहिए। और जिस तरीके से तपोवन में हिमस्खलन की घटना सामने आई है उससे ये साफ हो जाता है कि 2013 में जो केदारनाथ की आपदा आई थी उससे हम में से किसी ने भी कुछ भी नहीं सीखा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।